अधिकार उन लोगों ने दिए थे। तो हमारी अब ये वैसे तो ये जिम्मेवारी हमारे हर बहुजन संगठन की बनती है कि उन्होंने अपना काम तो किया, लेकिन संविधान को घर घर पहुँचाने का काम नहीं किया। तो अब हम लोगों ने ये थोड़ी सी जिम्मेवारी ये है कि भाई इस संविधान को अगर हम घर घर तक पहुँचाएंगे तो लोगों में जागरूकता ज़्यादा आएगी। जब वो संविधान के बारे में जानेंगे और उसको पढ़ेंगे तो शायद बहुजन समाज का कुछ दूसरा स्वरूप देखने को मिलेगा। जितने लोग ज़्यादा अवेयर होंगे वो आज तक इतने अवेयर नहीं हुए, तो उसी के माध्यम से हम संविधान को घर घर तक पहुँचाने का काम करें। मैं अपने मम्मी साहब को बोलूँगा कि कहूँगा कि वो भी इस बारे में अपनी बात रखें। आदरणीय मीडिया के सभी प्रिय बंधुओं, आपका पहले तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सामाजिक संगठनों की बात को लेकर के, संगठन को की आवाज़ों को लेकर के आप जन जन तक पहुँचाने का जो काम करते हैं उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, हालांकि देश में संविधान स्थापित हुए काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया है और जो तमाम गवर्नमेंट या तमाम सरकारें इस भारत के अंदर शासन सत्ता के रूप में काम करें, उनसे यही उम्मीद की गई थी कि इस संविधान को लेकर के, भारत के संविधान की प्रणाली को लेकर के वो जन जन तक जा कर के इसकी महत्वता बताएं। किस तरह से एक गरीब आदमी को शोषण से बचना है, उसका रहने का अधिकार क्या है, उसको बोलने का अधिकार क्या है। अभी बहुत बड़ा तबका इस देश के अंदर जो बहुजन कहलाता है, बहुत सारा तबका ऐसा है जिनको ये भी मालूम नहीं है कि हमको बोलने का आज़ादी कैसे है, किसने दी है और क्यों दी है। तो जहाँ तक हमारे इस नीली क्रांति संगठन का जो ये मंच है, हम इस मंच के माध्यम से जन जन तक ये बताना चाहते हैं, जो संविधान जागरूक अभियान 26 नवंबर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुजीत सम्राट जी के अध्यक्षता में हम लोग गली मोहल्लों और गाँव देहात तक पहुंचने का प्रयास करेंगे इस संविधान को लेकर के कि आपके अधिकार क्या है, आपको रहने का अधिकार किसने दिया है, आप भारत में कहीं भी रह सकते हैं, आप अपनी आवाज़ को कहीं भी उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा तबका ऐसा जो वंचित है, उन्हें मालूम नहीं है। जिसको जो कह देता है वो उधर ही बैठ जाता है, जो कह दिया उसको मान लिया गया। लेकिन हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी उठती हैं जिसको लोगों तक मालूम नहीं है। संविधान के माध्यम से हम उस अभियान को चलाना चाहते हैं, जो सुजीत जी के नेतृत्व में हम आने वाले 26 नवंबर को स्टार्ट करेंगे। सभी का मैं एक चीज़ बताता चलूँ यहाँ, हमारे उम्मीद जी थोड़ा 26 नवंबर को हम समापन करेंगे और स्टार्ट जो है वो हम 1 नवंबर यानी आज जो हम ये पीसी कर रहे हैं, आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और 26 नवंबर तक हमारा क्या प्लान होगा वो प्लान अजय जी बताएंगे आप। तो अब मैं अजय भाई वो भी अपनी बात रखेंगे। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा जय भीम। नीली क्रांति के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहाँ पे भारी संख्या में आए और हमारी बात को डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू जनमानस तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि राहुल जी ने, रणवीर जी ने और ललिता जी ने इसके ऊपर पहले ही प्रकाश डाल दिया है कि नीली क्रांति एक सामाजिक संगठन है जो कि कानूनी रूप से अपने फंडामेंटल राइट्स और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समाज को जागृत कर रहा है। उसी के तहत पिछले वर्ष भी हमने एक सप्ताह का संविधान जागरूकता अभियान चलाया था जो कि दिल्ली तक सीमित था। दिल्ली की 70 विधानसभा हमने उसमें कवर की थी। रात्रि में हम किसी विधानसभा में रुकते थे, किसी बुद्ध विहार में, किसी वाल्मीकि मंदिर में या किसी रविदास मंदिर में हम लोग रात में रुकते थे। भोजन भी वहीं पे उनके साथ करते थे, वहाँ के लोगों के साथ, और अगले दिन फिर कारवां को लेकर आगे बढ़ जाते थे। अब जैसा कि इस वर्ष भी कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हमें हर चीज़ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंतर्गत करनी होगी क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक बॉडीज़ को हमें बिलीव करना पड़ेगा। हम ना भी चाहें लेकिन फिर भी संवैधानिक बॉडीज़ जो कानून बना रही है, जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए, जैसे कि राहुल जी ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम संविधान जागरूकता अभियान को आज से डिक्लेयर कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो स्पॉट्स हैं वो सुजीत जी विस्तार से बता देंगे कहाँ कहाँ पर हम करेंगे। और इस बार हमने इसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों को शामिल किया है।
जिसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे हम संविधान जागरूकता अभियान के तहत जाएंगे और वहाँ पर भी पब्लिक मीटिंग्स लेंगे और वहाँ पे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पुरजोर तरीके से अपने समाज में काम कर रहे हैं, उनके बीच में संविधान की प्रतियां भी देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और जितने भी आर्टिकल जो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं उनके बारे में, क्योंकि लॉयर्स का बहुत बड़ा पैनल है, सुजीत जी खुद एक बहुत ही रिनाउंड लॉयर हैं, टीम भी हमारी लॉयर्स की बहुत अच्छी है, वो अपनी बात जगह जगह रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी आइडियोलॉजी संविधान को कमजोर करने की आइडियोलॉजी है। हम तो संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहते हैं, संविधान में जो अधिकार हैं उनको लेना चाहते हैं, मगर वो सरकार हमारे अधिकारों को मार रही है। गाय के नाम पर इस देश को एक पर्टिकुलर जाति को मारा जाता है, मंदिर के नाम पर इस देश के लिए काम किया जाता है। तो ऐसी सरकार किसी को नहीं चाहिए, ऐसी सरकार किसी को नहीं चाहिए। मगर राजनीति जो वो लोग कर रहे हैं वो राजनीति का अलग बात है, मगर अगर मैं समाज की बात करूं तो समाज कभी नहीं चाहता कि बीजेपी सत्ता में आए और उसको सत्ता से भगाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हमारे लोगों को करना चाहिए। और 2022 में वो सत्ता में नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजनों की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में आरोप ये भी लग रहे हैं बसपा सुप्रीमो पर कि उनका जो लीडर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन का जो गैप है वो नहीं, पार्टी को कमजोर नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी कमियां होती हैं पार्टी में, परिवार में कमियां होती हैं, मगर मुझे लगता है कि ये सब दूर करेंगे। और जो नेता देख रहे हैं या ये जो शीर्ष नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के या बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, उनको समझना चाहिए कि यूथ को आगे लेके आना चाहिए। और आज समय की रिक्वायरमेंट भी है कि जो लोग समाज में काम कर रहे हैं उनको मौका देना चाहिए और मौका देकर उनको पार्लियामेंट भेजना चाहिए। अगर अच्छे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे तो अपनी बात को कहने में वो सक्षम होंगे। अगर अपनी बात को कहने में कोई व्यक्ति सक्षम ही नहीं है तो कैसे फिर संविधान को बचा पाएगा, कैसे अधिकारों को बचा पाएगा। इसलिए ये जो पार्टी है, जो बहुजन समाज की जितनी भी पार्टी है, खासकर बहुजन समाज पार्टी जो माननीय काशीराम साहब ने बनाई थी 14 अप्रैल 1984 को, उसकी जिम्मेदारी है कि देश के यूथ जो समाज में काम कर रहे हैं, जो विचारधारा में काम कर रहे हैं, उनको मौका देकर पार्लियामेंट और विधानसभा भेजना चाहिए, जब ही समाज सुरक्षित हो सकता है, जो लगातार बहन कुमारी मायावती कर भी रही है। बिहार चुनाव में भी लगातार वही बात बीजेपी ने पकड़ी हुई है और एनडीए गठबंधन ने पकड़ी हुई है कि देश के विकास की तरफ काम कर रहे हैं। लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें एक साल में 92% आलू के दाम बढ़े और 44% प्याज के दाम। महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्रूड ऑयल कम है लेकिन तेल के दाम कम नहीं हो रहे हैं, तमाम चीज़ों पर पैसे बढ़ रहे हैं। किस तरह का विकास? देखो, ये जो सरकार है, ये सरकार ये मंदिरों का काम करती है, ये हिंदू मुसलमानों में लड़ाई करने का काम करती है। ये जो सरकार है धर्म के नाम पर राजनीति करती है। ये जो रियल में मुद्दे हैं, जो एजुकेशन का मुद्दा है इस देश के अंदर, बेरोजगारी का मुद्दा है इस देश के अंदर, इस देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, जो रियल मुद्दे हैं उन पर तो काम ही नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है जो बीजेपी सरकार जिनको रिप्रेजेंट करती है वो इस देश के अंदर सुरक्षित है, चाहे वो सामाजिक लेवल पर सुरक्षित हो, चाहे वो आर्थिक लेवल पर सुरक्षित हो, चाहे पॉलिटिकल लेवल पर सुरक्षित हो। उनके जो दोस्त हैं वो इस देश को लूट कर ले जा रहे हैं। तो जो बीजेपी है इस देश में किसी को नहीं चाहिए, ना तो बहुजनों को चाहिए, ना मुस्लिमों को चाहिए, ना महिलाओं को चाहिए, क्योंकि वो किसी की रक्षा नहीं कर पा रही है। मगर आप उसको कैसे हटाएंगे, ये सोचना पड़ेगा, आपको जागरूक तो करना पड़ेगा ना। अगर या तो आप 7 लोग आ जाएं, अब 7 नहीं आएंगे, आप लोग धोखा करेंगे, आप अपने लोगों को तोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस भी एक दूसरे को तोड़ने का काम करती है, कहाँ हाथ बढ़ाने का काम करते थे लोग। अगर सारे विपक्ष एक साथ आ जाएगा तो बीजेपी इस देश के अंदर टिकने वाली नहीं है। तो सारे विपक्ष एक साथ आना चाहिए। ये सिर्फ बहन कुमारी मायावती की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और जो बड़े दल हैं उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो छोटे दल है उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे एक प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। एक ऐसा मोर्चा बनना चाहिए कि जिससे कि बीजेपी को आने वाले समय में 2022 में 2024 में देश से उखाड़ने का काम करें। सबको एक दूसरे में भाईचारा बना के जब भी उभर सकता है, क्योंकि देश की जीडीपी बहुत नीचे चली गई है, देश बहुत बुरे हालत में है, इसलिए इस सरकार को जाना ही होगा। संविधान का जश्न मनाने का अपने आज आगाज किया है। स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट में देश हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके कमजोर होने की बात कही है। कहा गया है कि लगातार जिन देशों में लोकतंत्र कमजोर हुआ है उनमें हिंदुस्तान सबसे नहीं, बिल्कुल इस सरकार में लोकतंत्र को कमजोर किया गया है, क्योंकि जो लोगों की आवाज़ है, जब भी लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो एनआरसी की बात हो, सीए के आंदोलन की बात हो, जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया था उनको गलत एफआईआर करके झूठे केसों में जेल में डालने का काम किया है, या फिर जिनको 2 अप्रैल में जिनको जो दलित एक्टिविस्ट हैं उनको भी एनएसए लगाकर जेलों में डालने का काम किया था। इट मीन्स कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम है, संविधान है, उसको कमजोर किया जा रहा है। अगर संविधान को कमजोर करेंगे तो ये लोग फिर इनकी जो मनुष्य मृत्यु है उसको आगे लेकर आएंगे।
तो लोगों को मैंने आज यही आह्वान किया है कि आप संविधान को पढ़ें और संविधान में जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने का काम करें और सारे इकट्ठे होने का काम करें। क्योंकि जो सरकार है, ये जो सरकार इस देश में मनुवादी विचारधारा की सरकार है, और जब तक ये सरकार रहेगी, जब तक इसमें ना तो लोकतंत्र रहेगा, ना डेमोक्रेसी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा इस देश के अंदर। खत्म हो रहा है। बिल्कुल सही रिपोर्ट है उनकी, और ये तो हम भी मानते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र कहाँ है जब लोगों को अपनी आवाज कहने का, लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में घुस कर बच्चों को मारा जाता है, जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, और फिर वही यूनिवर्सिटी नंबर 1 आती है देश की यूनिवर्सिटियां, बताइए। तो ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, और संविधान के लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं इस देश के अंदर। चारों को धीरे धीरे खत्म किया गया। जुडिशरी को खत्म कर रहे हैं ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर रहे हैं, ये लोग लेजिस्लेशन को खत्म कर रहे हैं, और पत्रकारिता तो खत्म ही कर दिया। पत्रकारिता को अपने इन्फ्लुएंस में लाकर ये एजेंडे को चलाने का काम करते हैं। को मारा जाता है तो देश के अंदर करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो आज किसी की हिमायत नहीं है कि जो हमारे नेताओं के खिलाफ ऐसी कोई षड्यंत्र है। बात में संविधान में लिखी हुई है जी। तो क्या लॉकडाउन के बीच में अभी दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की बच्चों से फीस ली है, तो क्या नीली क्रांति ने उस समय कोई इस तरह की बात उठाने का प्रयास किया, आवाज उठाने का प्रयास? बिल्कुल हम लोगों ने रिप्रेजेंट दिया था, हम लोगों ने आवाज भी उठाने का काम किया था, और मिनिस्टरों से भी हमने बात की थी कि इस समय कोई सरकार को ऐसा एक आदेश देना चाहिए कि जो लोग गरीब हैं या जो लोग बेचारे फीस नहीं दे सकते तो उनकी फीस माफ़ की जाए। मगर सरकारें जो है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, वो पूंजीपतियों के साथ में रहती है, और जितने भी प्राइवेट स्कूल हो तो पूंजीपति हैं। तो उनके खिलाफ कोई भी ऑर्डर लेना, कोई भी जजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी तो हम ऐसी सरकारों को बदलना चाहते हैं। जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें हैं, अच्छी सरकारें हैं, वैसे शिक्षा का काम हो रहा है, मगर उसमें फिर अगर कोई कम कुछ करता है तो वो हाईकोर्ट चले जाते हैं, हाईकोर्ट पर अपनी बात को अटका देता है। तो शिक्षा को तो हम बोलते हैं कि देश के अंदर एक ही एजुकेशन सिस्टम जो सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट होनी नहीं चाहिए। एजुकेशन प्राइवेट होनी नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई तो यह है कि देश के अंदर एजुकेशन और जो स्वास्थ्य सेवाएं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, वो सरकार के अंदर में होनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण किया जाए। क्या इस सरकार का बहिष्कार भी होना चाहिए? इस समय महामारी के दौर में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों पे, उनके अभिभावकों पर जिस तरीके का प्रहार एक तरीके से हुआ है, जो हुआ है, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। देखो प्राइवेट स्कूल तो बनाए इसलिए गए, जो सरकारें आई हैं, जो कांग्रेस की सरकार उस समय थी, जो बीजेपी की सरकार थी, प्राइवेट का सिस्टम इसलिए आया क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे ना पढ़ सके। तो प्राइवेट का तो हम विरोध करते हैं। नीली क्रांति प्राइवेट स्कूलों का विरोध करती है। वो सरकारी एजुकेशन को सरकारी करना चाहते हैं, वो राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं सरकार का। अगर सरकार हो जाएगी, सारी सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी तो सब लोग फ्री हो जाएगा। तो जो लोग भागादौड़ी हो रही है वो नहीं हो पाएगी। ऐसे ही जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंडर में रहने चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ये फ्री ऑफ कॉस्ट देश के अंदर होनी चाहिए। जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पूरे देश के अंदर फ्री होना चाहिए। उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, और नीली क्रांति उसके लिए आवाज उठाएगी। यही आप लोगों के बीच में जाकर जागरूक करेंगे? बिल्कुल ये जागरूकता करेंगे, ये हम संविधान में सारे उनका आप जा रहे हैं क्या? संविधान जारी लेकर साथियों, आपको जैसे पता है कि आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक पूरे देश के अंदर संविधान जागरूकता अभियान चलाएंगे। पहले भी हमने चलाया था पूरी दिल्ली के अंदर, अब की बार हम थोड़ा इसको और ज़रा बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। संविधान जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी देश के अंदर? आपने देखा है 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार संविधान को कमजोर करके आई है। जो भी संवैधानिक जो वो है अपना ऑफिसेज हैं उनको कमजोर करके आई है, उनकी ताकत को कमजोर करके आई है, डेमोक्रेसी को कमजोर करके आई है। संविधान को वो लोग क्यों कमजोर कर रहे हैं? संविधान को इसलिए वो लोग कमजोर कर रहे हैं क्योंकि संविधान करोड़ों लोगों को अधिकार देता है। जिस इंसान को पढ़ने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिया। अच्छी नौकरी पे जाने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिया। मान सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था, संविधान ने दिया। करोड़ों लोगों को जो संविधान अधिकार देता है, उस संविधान के पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं, ये समझना पड़ेगा। इसलिए जो हमारी टीम है नीली क्रांति की, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि पूरे देश में जा जाकर लोगों को समझाने का काम करेंगे कि आपके जो अधिकार हैं वो इस संविधान के अंदर सुनिश्चित हैं। आपके बच्चों के भविष्य के जो अधिकार हैं इस संविधान के अंदर है। जब तो इनके मिनिस्टर बोलते हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं, और इनकी सरकार के अंदर पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर इन्हीं के कुछ